हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छा, चल रहा है जोरों से तैयारी? नहीं, चलो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री में ये आपका दूसरा चैप्टर, और जाहिर है कि आपको इसमें से कुछ ज्यादा नंबर के क्वेश्चन बन के आएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सबसे आसान चैप्टर हुआ करता। अगर कार्बन और इस कंपाउंड में डिलीटेड नहीं होता तो इसकी वैल्यू भी बहुत कम हो जाती, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा है, आसान चैप्टर, ज्यादा मार्क्स। ठीक, सबसे पहले हमें यह बताइए क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें क्यों होती है। क्लासिफिकेशन आप सब जानते हो, होता क्या है? वर्गीकरण, डिफरेंशिएशन। आप सारे 10th स्टैंडर्ड में हो, कभी आपने ये सोचा व्हाई ऑल क्लासेस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टैंडर्ड? कभी नहीं सोचा? अच्छा, आप जिसका टॉप फ्लोर पे घर है, घर पे अपने घर जाने वक्त में जो फ्लैट्स में रहते हैं, अपने घर आओगे तो क्या करते हैं? एक एक स्टेप्स को चढ़ते हैं आप। द हाइट ऑफ योर फ्लैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेप्स। ऐसा क्यों नहीं है कि सीधा जंप मारे पहुंच जाए? ऐसा तो हो सकता नहीं। अच्छा, सपोज करो जब से आपने पढ़ना शुरू किया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, उसी समय अगर आपको एलिमेंट्स भी बताया जाता, कंपाउंड भी बताया जाता, तो क्या आप लोग समझ पाते? सीधी सी बात है, योर आंसर इज नो। व्हाई इट इज डिवाइडेड इन डिफरेंट स्टैंडर्ड? बिकॉज when we divide our study in standard, then it make easy to study. That is why we need to classify the element as we can study their properties, their behaves, their chemical functions properly एंड ईजली। हम अच्छी तरीके से पढ़ लें, उसके सारे प्रॉपर्टीज का नॉलेज हमें हो, यह तभी संभव है जब हम उसको क्लासिफाई कर देंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखो, हम लोग खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, कितनी बार खाना खा लेते होंगे आप लोग दिन में? 3-4। ऐसा क्यों नहीं करते? एक ही साथ बैठ के सारा कुछ आने दो काली माई के खो में। ये संभव है? संभव ही नहीं होगा। ज्यादा खाएंगे या तो एसिडिटी होगा या पेट फटेगा। वैसे एग्जाम्पल तो देखा नहीं है किसी का पेट फटते हुए, लोग कहते हैं ना, तो ऐसे ही मैंने भी बोल दिया, आप लोग भी हंसो। लेकिन एक साथ आप खाना नहीं खा सकते, बिकॉज आपके बॉडी को अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूप से रिक्वायरमेंट होता है ताकि वो अपना फंक्शन करे, और आप उसी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने फूड को डिवाइड कर लेते हो कि सुबह हम नाश्ता में ये करेंगे, दिन में ये खाएंगे, लंच भी आपका डिफरेंशिएट होगा, शाम का अगर आप
कुछ हल्का फुल्का लेना चाहें चाय नाश्ता के साथ तो वो भी चाहिए, और रात में डिनर भी करेंगे। ये इसलिए ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो, इजीली हमारे बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। ठीक एलिमेंट में भी हमें यही करना होता है। हर एक एलिमेंट का जो बिहेव है, उसका जो प्रॉपर्टीज है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। सारे एक दूसरे से डिफरेंट है। ऑल एलिमेंट्स आर इंडिविजुअल। एवरी एलिमेंट्स हैव सेपरेट प्रॉपर्टी, so we need to classify them as it make study easy. That is clear why we need to classify. Now a lot of scientists involved in classification. बहुत सारे उन्होंने मेहनत किया। तो हम हिस्ट्री में जाना नहीं पसंद करते, इतना जरूरत नहीं है। आपके बुक में भी 2 का ही हिस्ट्री दिया, तीसरे ने तो बेस दिया हमारा, और चौथा तो चल ही रहा है। सबसे पहले हिस्ट्री में हम जाए तो हम बात करेंगे डोवर्नियर्स का। डोवर्नियर्स सबसे पहले उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए कोशिश की, और वो कुछ हद तक क्लासिफाई भी कर पाए। He gives traits. He make the group of 3 elements and name them traits. According to Dovernier's, in each traits, the average atomic mass of first and last must be equal to the middle. For example, उन्होंने ट्रेड्स बनाया किसका? कुल मिला के डोवर्नियर ने 3 ट्रेड्स बनाने में सफलता प्राप्त की। 3 दैट मीन्स 9। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक ट्रेड्स हो गया। सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उन्होंने एक ट्रेड्स बनाया। इसमें एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास इज इक्वल टू atomic mass of Li lithium plus atomic mass of potassium upon 2. That means दोनों का जो मिड आया, मीन वैल्यू, वो हो गया हमारा सोडियम का। एक ये बनाने में सफल हुए। एक उन्होंने बनाया बेटा, आपके बुक में भी होगा, बुक खोलो देखो, बुक के सबसे लास्ट में कॉर्नर में बना हुआ है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तीनों जो है ना, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों हमारा हैलोजन फैमिली से है। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि वो 3 ट्रेड्स बनाया। सेम फॉर्मूला, एटॉमिक मास का एवरेज फर्स्ट और लास्ट का होना चाहिए मिडल एलिमेंट का, लेकिन वो सफल नहीं हुए। His traits failure because in these days there are approximately 36 elements were discovered, and he can arrange only 3 traits. That means only 9 elements out of 36 he was able to arrange. Of course, his traits are failed. He was failure.
but for future he gave a step towards the classification. वो फेल हो गए, उनका ट्रेड्स सफल नहीं हुआ, इसके बावजूद उन्होंने एक कदम बढ़ा दिया आगे, किधर की ओर? क्लासिफिकेशन की ओर। तो हम नहीं कह सकते ही इज फेलियर, ही हैज गिवन समथिंग। हमें आगे वी कैन क्लासिफाई, एटलीस्ट ये बात तो डोवर्नियर्स के ट्रेड से क्लियर हो गया। हाउ वी कैन, ये डिपेंड करता है। अब देखो, हम लोग आपके क्लास में ही सारे बच्चे बैठे हैं, हम जैसे टीचर कैसे उनको पता करते हैं भाई कि ये अच्छा बच्चा, ये बूढ़ा बच्चा, ये नहीं काम करने वाला, वो नहीं काम करने वाला। हम एक रख देते हैं टेस्ट, आपने मार्क्स ऑब्टेन किया, हमने डिसाइड कर दिया गुड, एवरेज एंड बैड। आप और भी क्लासिफिकेशन करते हो, ये गोरा है, ये काला है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये पतला है। हमने क्लासिफाई करने के लिए बेस तो लेते हैं, रंग का बेस लिया तो गोरा और काला में बांट दिया, हाइट बेस लिया तो लंबा पतला और छोटा में कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग उसे बांट देते हैं। लेकिन यहां एलिमेंट तो गोरा काला होगा नहीं भाई, मोटा पतला तो होगा नहीं। देन what is the base in which we should classify? We need to find the base by which we can classify. डोवर्नियर फेल हो गए, उन्होंने बेस लिया था, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सजाया था, छोटे से बड़े की ओर एवरेज फाइंड आउट किया, लेकिन फेल हो गए। 9 के बाद वो 9 एलिमेंट्स के अतिरिक्त उन्होंने नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़े। उसके बाद न्यूलैंड जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने अपना ऑक्टेट रूल दिया। न्यूलैंड का हम इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से जानते हैं। ऑक्टेव अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स, और न्यूलैंड्स के टाइम तक 46 या 52 आई थिंक 52 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। अब न्यूलैंड ने बताया कि बस इट इज एनफ, हाउ मच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन नेचर, ऑल आर डिस्कवर्ड, एंड अकॉर्डिंग टू हिज लॉ, when we arrange the element according to their atomic mass, then the nature of eighth element must be tally the nature of first element, just like musical word sa re ga ma pa da ni sa। सा से स्टार्ट हुआ और सा पे 8th जो पोजीशन पे सा, उन्होंने इसी को बेस मानकर अपना ऑक्टेव लॉ दिया, लेकिन फेल हो गए। वो कैल्शियम से आगे तक ही नहीं कर पाए। उनका सारे गमा पदानी सा, वो रागतान केवल कैल्शियम तक जा पाया। और उन्होंने जो एक कदम आगे बढ़ के बोल दिया था कि भाई 52 इट इज एनफ, ये कंप्लीट हो चुका है, अब जो एलिमेंट्स हैं ही नहीं नेचर में, वो भी फेल हो गए। आज के डेट में हम लोग 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है, जान चुके हैं। तो यहां भी दोनों तरह से वो फेल हो गए, उनका एक भी लॉ काम नहीं आया। उसके बाद न्यूलैंड के फेल्योर होने के बाद मेंडलीव जो रशियन थे, उन्होंने एक डिजाइन किया, एक टेबल बनाया, जिसमें वो एबल हो गए
सभी एलिमेंट जितने भी डिस्कवर था 63 सबको अपने टेबल में पोजीशन दे दिया। उन्होंने एक लॉ निकाला, उनका बेस था जिसको हम लोग मेंडलीव्स पेरियोडिक लॉ बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पेरियोडिक लॉ, the periodic property of an element is depend upon its atomic mass। मेंडलीव ने बताया कि किसी भी एलिमेंट्स का जो पेरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है। मेंडलीव मेक देयर टेबल in two column, row and there are two rows in Mendeleev periodic table. One is vertical and another is horizontal, like this. ये जो horizontal था, this one, that means left to right, इस रो को, इस कॉलम को उन्होंने पीरियड बोला, पीरियड्स। और जो वर्टिकल रो था, वर्टिकल कॉलम, इसको उन्होंने क्या बोला? ग्रुप्स। ग्रुप्स, ग्रुप बेटा अप टू डाउन होगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आएगा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट होगा। क्लियर? कई बच्चे यहां पर विचल जाते हैं, कौन सा ग्रुप कौन सा पीरियड, यहां पर ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है। आप एकदम क्लियर, कोई आपके मन में कोई डाउट ही नहीं हो। A row in which we can move left to right. A row in which we can move left to right. लेफ्ट से राइट की ओर हम मूव कर सकें, it is known as periods. And when we move up to down, ऊपर से नीचे की ओर, दैट इज योर ग्रुप्स। तो ये ग्रुप्स होगा, ग्रुप्स, और दिस इज योर पीरियड्स। क्लियर? ऐसे पीरियड, ऐसे ग्रुप, यहां तक क्लियर? ठीक है। अब देखिए, ये पीरियड्स और ग्रुप आपको क्लियर हुआ। जब पीरियड्स और ग्रुप मिल गया तो हम बात करें कि मेंडलीव ने अपने पेरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप और कितने पीरियड्स उन्होंने लिया। हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड कंटेन इन मेंडलीव पेरियोडिक टेबल। माय डियर, मेंडलीव के पेरियोडिक टेबल में वो कितने ग्रुप थे? ग्रुप की संख्या आप देखोगे, आपके बुक में भी है 8। हाउ मेनी ग्रुप्स? 8, एंड ऑल आर डिवाइडेड इनटू A and B. Periods 6. मेंडलीव अपनी पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप लिया। 8 ग्रुप में उन्होंने हर एक ग्रुप को डिवाइड किया 2 भागों में, 8 A and B. All groups are divided into 2 subgroups, that is the A and B. डेसिमल से पहले आप सब जानते हो कि डेसिमल के बाद 5 हो तो वो अगला नंबर काउंट होता है। तो वैसे ही मेंडलीव ने जो डेसिमल से आगे नंबर का उसके एटॉमिक मास में था उसको बी साइड में रखा, जो डेसिमल से पहले 4 तक था उसको ए साइड में रखा। क्लियर?
और इस तरीके से मेंडलीफ एबल टू अरेंज all the discovered element in his periodic table, and also he left the space which was not discovered till that time. ये बहुत बड़ा सा अचीवमेंट है मेंडलीफ का, जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई है, जिस एलिमेंट के बारे में हम नहीं जानते, उसके लिए भी उन्होंने मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में स्पेस छोड़ दिया। मतलब कि हमें फोर्स किया, एलिमेंट इज प्रेजेंट इन नेचर, वी नीड टू डिस्कवर। और साथ में उन्होंने क्या किया मालूम? उसका नाम, उसका बिहेव भी, उसके बारे में भी भविष्यवाणी कर दी कि इसका नेचर ऐसा होगा, ये इसके बाद होगा। जैसे इक्का वर्ड लिया उन्होंने संस्कृत से, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, बाद में वो डिस्कवर्ड हुआ जर्मेनियम। तो बेटा मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट। क्लियर? अब मेंडलीफ फेल्योर हो गए, मेंडलीफ का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन फेल हो गया आइसोटोप्स एंड आइसोबार के डिस्कवरी के साथ ही। आइसोटोप आप जानते हो, आइसोटोप्स दैट मीन्स हैविंग same atomic number same, but atomic mass differ. These are known as isotopes, and my dear, isotope is already a same element because their chemical properties are same. Isobar that means atomic mass same but atomic number are different. एटॉमिक नंबर चेंज है, मास सेम है, तो इसका मतलब वो अलग अलग एलिमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल argon, its atomic argon, the mass of argon is 40, and calcium, its also atomic mass is 40. Chlorine, it is found 35 point something and 37. That means atomic mass are different, but their atomic number is 17 always. क्या हुआ? उन्होंने लॉ लिया था एटॉमिक मास को, तो मास के अकॉर्डिंग एक ही एटम को दो दो जगह मिला उनके टेबल में, क्योंकि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया। एक ही एलिमेंट दो दो टेबल में दो दो पॉइंट मिला, और दूसरी जगह दो डिफरेंट एलिमेंट को, आर्गन और कैल्शियम, दोनों को एक ही एटॉमिक टेबल में उन्होंने एक ही एटॉमिक मास होने के कारण एक ही जगह रख दिया, तो ये फेल हो गए। दूसरा फेल हो गए कि मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को प्रॉपर जगह नहीं दे पाए। हाइड्रोजन हम सब जानते हैं, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, बट मेंडलीफ के एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को मेटल के साइड में मिला जगह, तो यहां भी वो फेल हो गए, प्रॉपर पोजीशन नहीं कर पाए। तो ये जो दोनों पॉइंट्स बताया, दीज आर द ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। आपके पेपर में आ सकता है, ड्रॉबैक भी आ सकता है, ड्रॉबैक
लिमिटेशन भी कहा जाता है, और अचीवमेंट भी पूछेगा। अचीवमेंट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला अचीवमेंट, जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट थे, ही वॉज एबल टू क्लासिफाई देम। सेकेंड, ही लेफ्ट द gap between his atomic periodic table, which is force to discover a new elements. Third, उनका जो बेस था मेंडलीव का, वो केवल इस पॉइंट पे था कि ग्रुप में कोई भी, जो भी एलिमेंट जिस भी ग्रुप में है, उसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कैसा रिएक्शन होगा, ऑक्साइड और हाइड्राइड वो कैसे बनाएगा, उसका उन्होंने ग्रुप के साथ फॉर्मूला लिख दिया। ये अचीवमेंट है। किसी एलिमेंट के बारे में पहले बता देना कि ये ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से रिएक्शन करेगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ड्रॉबैक क्या हुआ कि वो आइसोटोप, आइसोबार्स इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। एक ही एलिमेंट को दो दो पोजीशन मिला और दो डिफरेंट एलिमेंट को एक पोजीशन पे रख दिया। तो ये ड्रॉबैक और अचीवमेंट आपको करना होगा, याद रखना होगा। यहां तक क्लियर? यानी हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हमारा क्लियर हो गया। हमने 3 पढ़ा, डोवर्नियर ट्रेड्स पढ़ा, न्यूलैंड्स का ऑक्टिव लॉ पढ़ा, मेंडलीव्स का टेबल, पीरियोडिक लॉ पढ़ा। तीनों का अचीवमेंट और ड्रॉबैक पढ़ा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आप जब भी पूरे ये सीक्वेंस में है, इसके साथ ही हम और डाल रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ हम पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो पहले यहां तक एक बार इसको रिकैप कीजिए, दोबारा पढ़ेंगे। और हां, आपको सब्सक्राइब तो करना ही है। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन भी ऑन करना है, क्योंकि ये सीक्वेंस में, मैं सीरीज में मैंने पहले बताया था कि रिकैपिंग सीरीज है, और ये तब तक है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। आपको पेपर के लिए तैयार करना है, तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए। कमेंट में आप ये जरूर बताएं कि आपको क्या दिक्कत हुई, या इससे बेटर आप क्या चाहते हैं। आप लिख के तो भेजिए, मैं आपको उसको दूर करूंगा। अगर आपके पास एक चीज और, कमेंट बॉक्स में इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू मस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स। अगले वीडियो में मैं आपको उसका आंसर शेयर कर दूंगा, आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है? तो पक्का भेजना है। ओके, चलिए यहां अब एक बार रिकैप कीजिए, जो डाउट होता है वो कमेंट में पास आउट कीजिए, और फिर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेकर प्रस्तुत होते हैं।